नमस्कार दोस्तों, बरनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो चर्चा का विषय है वो है गढ़वाल वंश। इससे पहले हमने देखा गुर्जर प्रतिहार वंश, तो आज हम देखेंगे गढ़वाल वंश। तो गढ़वाल वंश शुरू करते हैं। गढ़वाल वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, गढ़वाल वंश की स्थापना कैसे होती है, कहाँ होती है, किस प्रकार से होती है, वो आज हम देखेंगे। जब हम देखते हैं कि प्रतिहार हम देखते हैं जो प्रतिहार राजपूत है, जब इनका पतन हो जाता है तो जो कन्नौज और बनारस का क्षेत्र है हम देखेंगे पतन के बाद कन्नौज व बनारस का क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक नए वंश की स्थापना होती है। तो ये नया वंश कन्नौज पर अब कौन सा आ पड़ता है, ये रहता है गढ़वाल वंश। कौन सा? गढ़वाल वंश। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं गढ़वाल वंश, और इस गढ़वाल वंश की हम देखेंगे जानकारी। तो इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इनकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। जानकारी के साधन या स्रोत, गढ़वाल वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। सबसे पहले तो हम देखेंगे जानकारी के साधनों में कुमार देवी का सारनाथ लेख। सारनाथ जो लेख है वह गढ़वाल वंश की हमें जानकारी देता है। फिर हम देखेंगे लार का जो अभिलेख है, यह भी गढ़वाल वंश की हमें जानकारी देता है, गढ़वाल वंश की जानकारी प्रदान करता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो का रचयिता है चंद्रबरदई के द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की जाती है। रासो जो ग्रंथ है उसमें हमें जयचंद व पृथ्वीराज चौहान के संबंधों का विवेचन मिलता है। यानी गढ़वाल वंश की जानकारी हमें चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से भी प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखेंगे इनका जो राजनीतिक इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है, कौन इनका प्रथम शासक रहता है। तो पहले हम देखेंगे इनका शासक चंद्रदेव गढ़वाल वंश का जो प्रथम शासक है। जैसा कि हमने देखा कि प्रतिहार वंश के विघटन के बाद कन्नौज पर या कन्नौज की सत्ता को किसके द्वारा, चंद्रदेव के द्वारा हथिया लिया जाता है। यानी कि आधिपत्य, कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है 1090 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार हो जाता है चंद्रदेव गढ़वाल का। और इसके हमें इतिहास से जानकारी मिलती, कुछ विद्वानों का मानना है कि जो चंद्रदेव है यह कलचुरी शासकों के सामंत रहते हैं। यानी कि पहले यह सामंत के रूप में शासन करती थी। लेकिन
बाद में स्वतंत्र रूप से शासन किसने शुरू किया गढ़वाल वंश में? सबसे पहले हम देखेंगे तो चंद्रदेव के द्वारा स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया जाता है। तो इसलिए चंद्रदेव को गढ़वाल वंश की जो स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है तथा इनकी स्वतंत्रता का जनक भी माना जाता है। जो चंद्रदेव है गढ़वाल वंश की स्वतंत्रता का जनक माना जाता है। स्वतंत्रता का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? चंद्रदेव गढ़वाल को। इसके बाद हम देखेंगे इनका अगला शासक है मदनपाल। गढ़वाल वंश का अगला जो शासक बनता है वह रहता है मदनपाल। मदनपाल के समय क्या होता है? आक्रमण होता है तुर्कों का। यहाँ पर हम देखेंगे मदनपाल के समय गढ़वाल वंश का शासक है जिसके समय तुर्कों का आक्रमण होता है। किसका? तुर्कों का आक्रमण होता है तथा तुर्कों के द्वारा मदनपाल को क्या किया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। मदनपाल को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन मदनपाल के पुत्र के द्वारा हम देखेंगे इन्हें उनसे संघर्ष कर, इसके पुत्र द्वारा तुर्कों से संघर्ष कर क्या किया जाता है? मदनपाल को मुक्त करवा लिया जाता है। मदनपाल को मुक्त करवा लिया जाता है। फिर उसके बाद जो अगला शासक बनता है हम देखेंगे गोविंद चंद्र, जो मदनपाल का पुत्र था। गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश का अगला जो शासक रहता है वह रहता है गोविंद चंद्र। इस गोविंद चंद्र के समय हम देखेंगे भारत पर तुर्कों द्वारा आक्रमण करने का साहस नहीं होता गोविंद चंद्र के समय। और गोविंद चंद्र इस वंश का शक्तिशाली शासक रहता है, एक महान शासक रहता है। इसके द्वारा मगध व मालवा पर अधिकार कर लिया जाता है। मालवा पर अधिकार कर लिया जाता है गोविंद चंद्र के द्वारा। मगध व मालवा को विजित कर लिया जाता है। और इसके दरबार में इसका एक मंत्री था, गोविंद चंद्र का एक मंत्री था श्री लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र का मंत्री रहता है, जिसके द्वारा कृत्य कल्पतरु ग्रंथ की रचना की जाती है। अब लक्ष्मीधर किसका दरबारी था या किसका मंत्री था? गोविंद चंद्र का। और इसके द्वारा किस ग्रंथ की रचना की जाती है? कृत्य कल्पतरु ग्रंथ की रचना की जाती है। तो फिर से हम जो हमने पढ़ा है इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा चल रहा था गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश में हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों का जैसे ही पतन हो जाता है और कन्नौज व बनारस का जो क्षेत्र है हम देखेंगे, जो कन्नौज और बनारस का क्षेत्र पर है, यहाँ पर हम देखेंगे एक नए वंश की स्थापना हो जाती है। और वो नया वंश कौन सा रहता है? गढ़वाल वंश। और इसी गढ़वाल वंश की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? और इस गढ़वाल वंश की जानकारी देने वाले जो साधन हैं उनमें हम सबसे पहले देखेंगे कुमार देवी का सारनाथ लेख है, जो हमें गढ़वाल वंश की जानकारी देता है। दूसरा हम देखेंगे लार का अभिलेख है, यह भी हमें गढ़वाल वंश की संपूर्ण जानकारी देता है। फिर हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदई द्वारा रचित एक ग्रंथ है, चंद्र बरदई द्वारा रचित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जिससे हमें पता चलता है जयचंद व पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो संबंध है उनकी विवेचना पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं इनका जो प्रथम शासक है वो कौन था? प्रथम शासक है गढ़वाल वंश का चंद्रदेव।
चंद्रदेव इनका प्रथम शासक रहता है। प्रतिहारों के विघटन के बाद कनौज की सत्ता पर आधिपत्य स्थापित करने वाला कौन था? चंद्रदेव था। और 1090 ईस्वी में इसने अपना कनौज पर अधिकार कर लिया था। ऐसा माना जाता है कुछ विद्वानों का कि कलचुरी जो नरेश थे उनके सामंत के रूप में शासन करते थे जो गढ़वाल है, लेकिन चंद्रदेव गढ़वाल द्वारा गढ़वाल वंश की स्वतंत्रता का धनी इसे माना जाता है। यानी चंद्रदेव गढ़वाल वंश की स्वतंत्रता का जनक रहता है। इसके बाद देखेंगे हम मदनपाल जो अगला शासक बनता है। मदनपाल के समय क्या होता है? तुर्कों के आक्रमण होना शुरू हो जाते हैं और तुर्कों द्वारा मदनपाल को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन इसके पुत्र द्वारा तुर्कों से संघर्ष किया जाता है और मदनपाल को उनसे मुक्त करवा दिया जाता है। इसके बाद इसका पुत्र अगला शासक बनता है, इसका नाम है गोविंद चंद्र। तो गोविंद चंद्र के समय हम देखेंगे भारत पर तुर्कों द्वारा आक्रमण करने का साहस ही नहीं किया जाता, जिससे पता चलता है कि यह काफ़ी शक्तिशाली शासक रहा होगा। तो इसके द्वारा मगध व मालवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया जाता है। मगध व मालवा को जीतने वाला गढ़वाल वंश का शासक कौन था? गोविंद चंद्र था। और इसके दरबार में इसका मंत्री, क्या कहें कि जो गोविंद चंद्र है इनका मंत्री था लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की जाती है, वह था कृत्य कल्पतरु ग्रंथ की रचना की जाती है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है गढ़वाल वंश में कि कृत्य कल्पतरु ग्रंथ का रचयिता कौन था? तो लक्ष्मीधर कृत्य कल्पतरु ग्रंथ का रचयिता रहता है। तो गढ़वाल वंश का अगला शासक बनता है विजय चंद्र। गढ़वाल वंश का अगला शासक विजय चंद्र के समय हम देखते हैं जो दिल्ली है, दिल्ली गढ़वाल वंश के हाथों से निकल जाता है। दिल्ली गढ़वाल जो गढ़वाल हैं इनके हाथों से निकल जाता है तथा दिल्ली पर अब किसका अधिकार हो जाता है? चौहानों का अधिकार हो जाता है। किस पर? दिल्ली पर। और उस समय हम देखते हैं जो गढ़वाल वंश है इनके सामंत के रूप में, यहाँ पर हम देखेंगे इनके सामंत के रूप में तोमर वंशी राजा यहाँ पर शासन करते थे दिल्ली पर। तोमर वंशी जो शासक हैं यहाँ पर शासन करती थी। और अब इस समय जो दिल्ली का क्षेत्र है उस पर चौहानों का शासन होने लगा था, यानी उनका अधिकार हो गया था। विजय चंद्र के समय हम देखते हैं विजय चंद्र के समय लक्ष्मण सेन, यानी कि जो बंगाल का क्षेत्र है, हमने देखा इस प्रकार से भारत है, यहाँ पर बंगाल के क्षेत्र में हमने देखा पाल वंश के शासक थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सेन वंश के शासक भी होते हैं। लक्ष्मण सेन के द्वारा आक्रमण किया जाता है विजय चंद्र के ऊपर। तब क्या है, उत्तर भारत में विजय चंद्र संघर्ष में फंसा होता है, लेकिन पूर्वी भारत से यहाँ पर आक्रमण होता है। तो देखते हैं कि विजय चंद्र के द्वारा लक्ष्मण सेन को परास्त कर दिया जाता है। लक्ष्मण सेन को परास्त कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे जो अगला शासक बनता है जयचंद, और मुस्लिम जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा जयचंद को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी माना जाता है। 1170 से लेकर के और 1194 ईस्वी तक इसका जो कालखंड रहता है गढ़वाल वंश के शासक जयचंद्र का। और जयचंद को इतिहासकार राजा जयचंद भी कहते हैं, यानी कि जयचंद को राजा जयचंद के नाम से भी जाना जाता था। इसके समय हम देखते हैं 1194 में एक चंदावर का युद्ध होता है। और इस चंदावर के युद्ध में हम देखते हैं जयचंद को गौरी द्वारा परास्त किया जाता है। जयचंद को गौरी द्वारा परास्त कर दिया जाता है।
ऐसा माना जाता है कि जब हाथी पर बैठे हुए जयचंद युद्ध कर रहा था तो इसकी आंख में तीर लग जाता है और यह हाथी से गिर जाता है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हम देखेंगे जयचंद के जो संबंध है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ कैसे रहते हैं। पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के साथ इनके जो संबंधों की विवेचना है हमें पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से मिलती है। जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया जाता है पृथ्वीराज चौहान द्वारा। संयोगिता का अपहरण कर लिया जाता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, जिनको लेकर इनके मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है। और पहले हमने देखा कि जयचंद जो गढ़वाल है इसे मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी कहा गया है। शक्तिशाली शासक भी कहा। इसके दरबार में हम देखेंगे श्रीहर्ष नामक एक दरबारी रहता था, दरबारी निवास करता था, जिसके द्वारा 2 ग्रंथों की रचना की जाती है। 2 ग्रंथों की रचना की जाती है। श्रीहर्ष के द्वारा 2 ग्रंथों की रचना की जाती है। खंडन खाद्य व नैषध चरित्र। नैषध चरित्र नामक 2 ग्रंथों की रचना की जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे श्रीहर्ष के द्वारा खंडन खाद्य व नैषध चरित्र 2 ग्रंथों की रचना की जाती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खंडन खाद्य व नैषध चरित्र का रचयिता कौन था? श्रीहर्ष था। और यह किसके दरबार में निवास करता था? तो जयचंद के दरबार का रहने वाला था। तो फिर से हम इनका रिवीजन करेंगे। विजयचंद्र दिल्ली के गढ़वाल शासक हैं जो चौहानों का इसके समय अधिकार हो जाता है, यानी कि विजयचंद्र के समय दिल्ली है चौहानों के हाथ से निकल जाता, गढ़वालों के हाथ से निकल जाता है और इस पर अधिकार किसका हो जाता है? चौहानों का अब अधिकार हो जाता है, जो गढ़वाल वंश के कमजोर शासक की स्थिति को दर्शाता है। यानी कि अब हम यहाँ पर देखेंगे जो विजयचंद्र है यहाँ से एक दुर्बल शासकों का समय शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दिल्ली पर इस समय तोमर वंशी जो शासक थे इनके सामंत के रूप में शासन करते थे। उसके बाद देखते हैं कि विजयचंद्र के समय लक्ष्मण सेन इस पर आक्रमण कर देता है और लक्ष्मण सेन को विजयचंद्र के द्वारा क्या किया जाता है? परास्त कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं अगला शासक जयचंद्र 1170 से लेकर 1194 ईस्वी तक शासन करता है तथा इसे राजा जयचंद भी कहा जाता है, राजा जयचंद के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। फिर हम देखते हैं महत्वपूर्ण एक युद्ध होता है इतिहास में 1194 का। 1194 में चंदावर के युद्ध के नाम से महत्वपूर्ण है, फेमस है। और जयचंद को यहाँ पर इस युद्ध में गौरी द्वारा परास्त किया जाता है। जयचंद हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहा था, इसकी आंख में तीर लग जाता है जिससे यह इसकी गिरकर मृत्यु भी हो जाती है। और पृथ्वीराज चौहान के साथ भी इसका संघर्ष चलता है। हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे इनके द्वारा इनकी पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया जाता है और जिसकी जानकारी हमें चंद्रबरदई का ग्रंथ पृथ्वीराज रासो देता है। और मुस्लिम इतिहासकार है जो गढ़वाल वंश के शासक जयचंद को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी मानते हैं। और इसके दरबार में एक कवि रहता था श्रीहर्ष। श्रीहर्ष के द्वारा 2 ग्रंथों की रचना की जाती है, नैषध चरित्र व खंडन खाद्य, और इन पर प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो गढ़वाल वंश है यह कंप्लीट होता है। तो सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का बटनेर IAS यूट्यूब चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।